हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीड टू नेट। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर शुरू करा है क्लास 11th बायोलॉजी का, जिसकी हमने बहुत सारी ऑर्गेनेलीज सेल के बारे में बेसिक चीज़ें हमने सब पढ़ ली हैं। बस हमारे पास में किनके 2-3 और ऑर्गेनेलीज रहती हैं, जो कि हम आने वाली 1-2 वीडियोज़ में कवर अप कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी के इतने इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फंक्शंस करता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और वो आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए हम पहले क्रोमोसोम्स के बारे में जान लेते हैं। और एक बात और कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, क्योंकि अगर आप आगे जाके जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें क्रोमोसोम्स के बारे में पता होनी चाहिए, सो दैट आपका जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो आज हम क्रोमोसोम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या है। देखिए, क्रोमोसोम को सबसे पहले जो है वो हॉफमिस्टर ने 1848 में डिस्कवर करा था। जो टर्म क्रोमोसोम है वो डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 में दी थी। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि साइंटिस्ट के नेम आपने ऑर्गेनलीज में आप और कुछ याद रखें ना रखें, बस साइंटिस्ट के नेम सबके आपने याद रखने ही है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में साइंटिस्ट के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले इनको ऑब्जर्व क्रोमोसोम्स को हॉफमिस्टर ने किया था 1848 में। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। और जो टर्म क्रोमोसोम है वो आपको डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 में दी थी। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये होते कैसे हैं स्ट्रक्चर में? आप ऐसा समझ लो कि जैसे कि आपके पूरा एक कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर होता है। जैसे अगर आप एक ऊन का धागा है ना, उसको ऐसे क्रम्बल करके इधर-उधर, इधर-उधर फेंक देंगे, ठीक है? वो आपका क्रोमैटिन है। लेकिन जब आप उस धागे को अच्छे से वाइंड अप करोगे एक पर्टिकुलर शेप में, तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएगा। तो वैसे ही क्रोमोसोम्स भी हैं। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, जब इन क्रोमैटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन हो जाती है, मतलब कंडेंस हो जाते हैं ये, नॉट दैट कंडेंसेशन, मतलब थोड़ी कंडेंस हो जाते हैं ये, तो वो क्या बना देते हैं? आपके क्रोमोसोम्स बना देते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? कहाँ ये प्रेज़ेंट होते हैं? तो ये आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये आपका सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम्स बने किसके हैं? क्रोमैटिन की ही कंडेंसेशन से बने हैं, ठीक है? तो ये एक्चुअल में जो क्रोमैटिन है, ये किस-किस चीज़ का बना हुआ है फर्दर आगे? तो ये आपका डीएनए कंटेन करता है। क्रोमैटिन में क्या है आपका? 40% डीएनए है। कुछ बेसिक प्रोटीन्स हैं, जैसे 40 टू 50% बेसिक प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हिस्टोन्स वगैरह। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और कुछ आपके आरएनए हैं। इस तरह से आपकी क्या है, बड़ी सारी चीज़ें जो है इस क्रोमैटिन में प्रेज़ेंट हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको माइक्रोस्कोप में भी विज़िबल नहीं होते हैं ईज़िली। इनको जो है आप एक पर्टिकुलर फ़ेज़ जो होता है उसी दौरान आप इनको देख सकते हो, और उस पर्टिकुलर फ़ेज़ को हम बोलते हैं मेटाफ़ेज़, ठीक है? जब आप सेल साइकिल्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आप एक मेटाफ़ेज़ स्टेज देखेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेटाफ़ेज़ में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो वो एक ओनली स्टेज है जहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स जो है वो दिखता है कि उनका कैरियोटाइप कैसा है, उनका इडियोटाइप कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको मेटाफ़ेज़ में पता चलती हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो मेटाफ़ेज़ मैंने बोला, तो ये मेटाफ़ेज़ एक्चुअल में क्या है? ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। ये जब आपकी कैरियोकाइनेसिस हो रही होगी, जब सेल डिवीज़न, देखो 2 पार्ट्स में होता है हमारा। जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तब आपको पता होगा, पर मैं आपको रफ़ली बता देती हूँ। जो सेल डिवीज़न है वो 2 तरह से होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज़्म का डिवीज़न होता है, राइट? तो जब साइटोप्लाज़्म का डिवीज़न होगा तब नहीं आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा होगा, उस दौरान आपको जो है वो क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कैरियोकाइनेसिस की भी मैंने कौन-सी स्टेज बताई आपको? मेटाफ़ेज़ स्टेज पे, ठीक है जी। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। इस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें आपको क्या दिख रहा है? एक सेंटर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर के एक तरफ को भी एक आर्म है, दूसरी तरफ को भी एक आर्म है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं, जो इस सेंट्रोमियर के दोनों एडजेसेंट साइड पे लगी हुई हैं। अब ये जो इसके एंड्स हैं, इस आर्म के, उनको हम बोलते हैं टीलोमेयर्स, दोनों। ये एक आर्म है, ठीक है? ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, और इनके एंड्स को हम बोलते हैं टीलोमेयर। जनरली जो ऊपर वाली आर्म होती है, उसको हम पी से डेज़िग्नेट करते हैं, और जो नीचे वाली है उसको हम क्यू से डेज़िग्नेट करते हैं। जो पी आर्म होती है वो शॉर्ट आर्म होती है, और जो क्यू होती है वो लॉन्ग आर्म होती है। ठीक है? ये आपका कुछ एक बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। इसका फर्दर अभी डीप एक आर्म का भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे ये अकेला ये वाला स्ट्रक्चर है ना, तो इसका पूरा एक आर्म का एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम। एक्चुअल में होता क्या है कि पहले पहले कैसा होता है ये, से ये एक है, एक फादर से पेयर मिला आपको, इस तरह का, एक आपको मदर से पेयर मिलता है। जब इसका डिवीज़न होता है फर्दर आगे, ये आप अपनी कॉपीज़ बनाता है, रेप्लिकेशन करता है, तब ये जो है वो एक-एक अपनी क्या बना देता है फर्दर, कॉपी बना देता है। एक्चुअल में शुरुआत में क्या था ये वैसे? सिंगल ही था ये, ठीक है? चलिए,
अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गई, ये जो एडजेसेंट आर्म्स है ना आपकी, इन दोनों आर्म्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। एक ये वाली आर्म क्रोमोज़ोम इस सेंट्रोमेयर के इस साइड वाली, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? ये आपकी हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है? ये याद रख लेना है आपने। मैक्सिमम टाइम जो बच्चे हैं वो किसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये और ये एक-दूसरे के मतलब ये और ये एक-दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं मतलब ये। बट एक्चुअल में ये नहीं होती हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स आपकी कौन बताई मैंने? जो एक साइड है, चाहे इन ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये ऊपर वाली आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो साइज़ होता है क्रोमोसोम का, ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है, हर ऑर्गेनिज़्म में एक जैसी साइज़ के क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट होंगे और इनका नंबर भी क्या होता है, वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि किसी में 4 क्रोमोसोम है, तो सारी ऑर्गेनिज़म्स में भी 4 ही क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इनमें नंबर जो होता है, वो भी क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, साइज़ तो करता ही करता है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ और जेनेरा टू जेनेरा। मतलब अगर मैं डॉग की स्पीशीज़ की बात करूँ और कैट की स्पीशीज़ की बात करूँ, तो क्या है ये दोनों स्पीशीज़ में? इन दोनों स्पीशीज़ के क्रोमोसोम्स का साइज़ भी अलग-अलग हो सकता है, उनके नंबर्स भी अलग-अलग हो सकते हैं। वैसे ही जीनस की मैं बात करूँ, एक जीनस का दूसरे जीनस से साइज़ और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। लेकिन विदिन वन स्पीशीज़ जो है, इनका नंबर जो है वो सेम रहता है। वैसा नहीं है कि एक डॉग है तो डॉग में एक पर्टिकुलर जैसे मान लो आपका ड्रोसोफिला है, तो ऐसा नहीं है कि ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स हैं, दूसरी कोई और स्पीशीज़ है सेम उसी की तो उसमें कोई और क्रोमोसोम होंगे। तो एक स्पीशीज़ के अंदर कांस्टेंट रहेगा। नंबर भी और शेप भी उनकी, ठीक है? शेप में हल्का-फुल्का चेंज हो सकता है लेकिन नंबर तो सेम ही रहेगा। लेकिन जो अल्टरनेट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट जेनेरा है, वहाँ पर इनका नंबर और जो साइज़ है वो वेरी कर सकता है। लेंथ और थिकनेस की बात करें तो एक नॉर्मल क्रोमोसोम 1 टू 30 माइक्रो तक का लेंथ में और 0.2 टू 2 माइक्रो जो है वो विड्थ में, थिकनेस में हो सकता है। अगेन मैंने बताया कि जो शेप होती है क्रोमोसोम की वो वेरी करती रहती है जैसे-जैसे सेल डिवीज़न होगा। जब आप सेल डिवीज़न पढ़ेंगे, माइटोसिस, मेयोसिस की डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि हर एक स्टेज में जो क्रोमोसोम की शेप है वो कैसे चेंज होती जा रही है। तो वो सेल डिवीज़न के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है? नाउ जो आपकी बॉडी है देखो, उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, दूसरे होते हैं जर्मिनल सेल्स। आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर प्रेज़ेंट होते हैं, टोटल 46 होते हैं। तो उन 3 पेयर्स में से 22 पेयर्स आपके सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं और जो 1 पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं या फिर इनको हम बोल सकते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेंडर जो है वो स्पेसिफाई करवाता है हमें ये क्रोमोसोम। तो ये बोलते हैं कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें हमेशा ही डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या होगा उनमें? जितने भी सोमैटिक सोमैटिक सेल्स मोस्टली कहाँ प्रेजेंट है आपके? एपिडर्मिस में प्रेजेंट हैं, जो भी आपके स्किन है ना मतलब बाहर-बाहर वाले सेल्स हैं जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स के सेल हैं, चाहे हार्ट के ले लो, किडनी के ले लो, लीवर के ले लो, है ना? आपके इंटेस्टाइन के ले लो, जितने भी सेल्स हैं, वो सारे क्या हैं आपके सोमैटिक सेल्स हैं और वो सारे के सारे सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं, मतलब 2 सेट्स हैं, 2n है वो। लेकिन जो आपका इकलौता सेक्स क्रोमोसोम है, वो कैसा होता है? वो हैप्लॉइड होता है, दैट इज़ n। ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया कि 23 पेयर्स हैं जिसमें से 22 सोमैटिक क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं। अब मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं जिनके एग्ज़ाम्पल्स मतलब जिनके क्वेश्चन्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कई एग्ज़ाम्स में, तो आप ये याद रख सकते हो जितने आपसे हो सकते हैं कि हम ना बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म देखेंगे और उनमें देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट है। अब मैं टोटल नंबर बताऊँगी आपको, पेयर में नहीं बताऊँगी। जैसे ड्रोसोफिला में अगर 8 क्रोमोसोम प्रेज़ेंट है तो 8 ही हैं। अगर मैं पेयर की बात करूँगी तो देन 4 पेयर्स। इस तरह से, ठीक है? हम टोटल क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। तो ड्रोसोफिला में है आपके 8 क्रोमोसोम्स, हनी बी में है, हनी बी में भी देखो 2 है, मेल में 16 है, अगेन हैप्लॉइड है, फीमेल में 32 है जो कि डिप्लॉइड है। देन न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा एक फंजाई होती है, उसमें 7 क्रोमोसोम्स हैं। अमीबा प्रोटियस है जो कि एक प्रोटिस्ट है, उसमें 250 होते हैं क्रोमोसोम्स। ब्लाटा जिसको हम कॉकरोच बोलते हैं, उसमें भी मेल्स में 23 हैं और फीमेल्स में 24 क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट हैं। देन हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, जो ग्रेसिलिस है, वो एक ऐसा प्लांट है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेज़ेंट है। तो ये एक आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कौन-सी प्लांट स्पीशीज़ ऐसी है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो दैट इज़ योर हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, ठीक है? इसमें 4 क्रोमोसोम्स ही प्रेज़ेंट होते हैं। उसके बाद है पाइसिन सटाइवम जिसको हम पी बोलते हैं, इसमें 14 हैं। ज़िया मेज़, मेज़ मक्का, उसमें 20 होते हैं। ऑफियोग्लॉसम एंड रेटिकुलेटम, ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम जो है वो अगेन एक हमने अभी पढ़ लिया ऊपर, कौन-सा वाला हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस पढ़ा जिसमें सबसे कम लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट थे। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स में जो ऐसा प्लांट है जो कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स कैरी करता है, तो वो है ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम। इसमें कितने क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट हैं? 1 टू 6 टू। अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें ऑफ्रोटोका प्यूरेलिस जो है, उसमें एनिमल्स के केस में सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, दैट इज़ योर 4। हाउसफ्लाई की बात करें तो उसमें आपके कितने होते हैं? 12 क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं। और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में रैट में 42,
फ्रॉग में 26, हॉर्स में 64, डॉग 78, चिकन 78, मंकी 42, चिंपैंजी 48, गोरिल्ला 48 एंड मैन 46। तो इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आप ये याद रख सकते हो। प्लांट्स के केस में मिनिमम मैक्सिमम किस में होते हैं, एनिमल्स के केस में मिनिमम किस में होते हैं, ह्यूमंस में आप याद रख सकते हो, रैट में पूछ लिए जाते हैं, चिकन में पूछ लिए जाते हैं, मंकी में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा हाउस फ्लाई में पूछे जाते हैं, ड्रोसोफिला का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछ लिया जाता है, हनी बी के भी पूछे जाते हैं, कॉकरोच का भी पूछा जाता है, पी का भी पूछा जाता है और ज़िया मेज़ का भी पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको याद रह सकते हैं उतने आप याद रख सकते हैं और अपने मार्क्स को जो है वो और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं ना, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और यही चीज़ें हमें बाद में फँसाती हैं जब एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो बेटर है अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अभी से ही इन पे ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, ताकि कल जाके अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपको वहाँ पर दूसरों के कंपैरिज़न में 1 पॉइंट तो वहाँ ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोज़ोम्स की। तो ज़्यादातर मैं ऑटोज़ोम्स की तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सिर्फ़ सेक्स क्रोमोसोम की थोड़ी-सी बात कर लेती हूँ। तो सेक्स क्रोमोसोम आपको मैंने बताया कि जो भी किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इनके अदर नेम्स हैं, एलोसोम्स भी इनको बोलते हैं, इनको इडियो क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, इनको हेटेरोसोम्स भी बोलते हैं। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए थोड़ा-सा ट्विस्ट करके, तो वो आपको सेक्स क्रोमोसोम की जगह पे एलोसोम्स भी पूछ सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में कितने एलोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं या कितने इडियो क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं या कितने हेटेरोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको पता होगा कि ये किसके नेम है, तो आपके लिए ये आंसर करना कितना ईज़ी हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ ध्यान से नहीं पढ़ी है, उन लोगों को क्या हो जाएगा, वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा और वहाँ पे वो तुक्का मार के आ जाएँगे। उनको ये पता नहीं होगा कि एलोसोम्स, इडियो क्रोमोसोम, हेटेरो क्रोमोसोम ये सारे क्या हैं, सॉरी हेटेरोसोम्स ये सारे क्या हैं, सेक्स क्रोमोसोम के ही नेम है और आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स में कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ़ 1 पेयर प्रेज़ेंट होता है। क्लियर? अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, देखो ये ना 2 तरह के होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है ना? ये तो हम सबको ही पता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और जो मेल्स होते हैं उनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो देखो एक्स तो कॉमन है मेल में भी और फीमेल में भी। कौन-सा ऐसा क्रोमोसोम है जो कि स्पेसिफिक है जिससे मेल हो रहा है? ठीक है? वो है वाई क्रोमोसोम्स। तो जो ये सेक्स क्रोमोसोम है जो कि मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है, उनको हम एंड्रोसोम कहते हैं। क्लियर? अब मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम है तो इसलिए मतलब 2 अलग-अलग तरह के क्रोमोसोम हैं, तो इसमें इसलिए उनको हम हेटेरोमॉर्फिक बोलते हैं और ऐसे इंडिविजुअल को हेटेरोगैमेटिक बोलते हैं। जबकि फीमेल्स के केस में दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं, तो इसलिए हम उनको होमोमॉर्फिक बोलते हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स को होमोगैमेटिक बोलते हैं। तो आप देख लो आपने सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन्स जो हैं वो आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आपको कितनी टर्म्स पता चली एंड्रोसोम, हेटेरोसोम्स, एलोसोम्स, आइडियो क्रोमोसोम्स, है ना? तो ये आपने याद रखना है। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पहले कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इजीली आपको विजिबल नहीं होते हैं माइक्रोस्कोप में, कि आपने कभी भी माइक्रोस्कोप उठाया और क्रोमोसोम को देखने लग गए। ऐसे नहीं दिखते हैं ये आपको एक पर्टिकुलर फेज में देखने को मिलेंगे। जब कैरियोकाइनेसिस हो रही होगी, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा, तो सेल डिवीजन में भी जो मेटाफेज फेज होता है उसी दौरान, मतलब लेट प्रोफेज और अर्ली मेटाफेज, इनके इसी दौरान जो है आप इन क्रोमोसोम्स को देख सकते हो। जब ये लेट प्रोफेज और जो मेटाफेज होता है, उस दौरान जब आप इन क्रोमोसोम्स को देखते हो तो आपको वहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स देखने को मिलते हैं। क्रोमैटिड्स अभी बताया ना मैंने डायग्राम में आपको, जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, एक आर्म थी, फिर दूसरी आर्म थी, वो सारे क्या हैं, वो क्रोमैटिड्स हैं। तो जब आप उनको देखते हो ना इस फेज़ में, मेटाफेज़ या फिर लेट प्रोफेज़ के दौरान, तब आपको वहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स देखने को मिलते हैं। ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं, ये एक-दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर छोटी-सी कंस्ट्रक्शन से अटैच्ड होते हैं, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं और या फिर हम इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। वैसे तो मैंने आपको डायग्राम से पहले ही बता दिया है, पर चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या था आपका, देखो ये एक सेंटर में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? 1, 2। तो ये जो सेंटर में बोल रहा है, ये क्या है आपका, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी इसको बोलते हैं। और जब हम इसको मेटाफ़ेज़ के दौरान देखेंगे ना, तो हमें ये इसी तरह से 2 पेयर्स में देखने को मिलेगा, 2 क्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगी। एक ये क्रोमैटिड, दूसरी ये क्रोमैटिड, ठीक है? तो यही बोला है यहाँ पे कि जब हम मेटाफ़ेज़ में इनको देखेंगे तो हमें 2 क्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगी। ये जो क्रोमैटिड्स होती हैं, ये एक-दूसरे के साथ कहाँ से अटैच्ड हैं? इस नैरो कंस्ट्रक्शन से अटैच्ड हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं क्रोमोसोम के, ठीक है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंस्ट्रक्शन के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, इनको हम क्या बोलते हैं? इसकी आर्म्स बोलते हैं। अब अगर जो ये क्रोमोसोम है, इसकी दोनों आर्म्स इक्वल साइज़ की हैं, तो हम उनको बोलते हैं आइसोब्रैंकियल, मतलब एक आर्म ये हुई, एक आर्म ये हुई, दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू। अगर तो ये दोनों पी और क्यू एक-दूसरे के बराबर हैं, जितनी पी है उतनी ही क्यू है, तो हम उसको आइसोब्रैंकियल बोलते हैं। और अगर ये बराबर नहीं है, जैसे मान लो कि ऊपर वाली तो लंबी है, लेकिन नीचे वाली क्या है, छोटी है, तो अनइक्वल है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोब्रैंकियल बोलते हैं। ठीक है जी? अब हम देख लेते हैं कि
सेंट्रोमियर के नंबर के हिसाब से हमारे पास कितने तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। सेंट्रोमियर क्या बताया मैंने, वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो छोटा-सा गोलू जैसा था बीच में सेंटर में जिससे दोनों आर्म्स क्या थी, अटैच थी। तो कई ऐसे अब उनके बेसिस पे भी बड़े अलग-अलग तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे कि एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब ऐसा क्रोमोसोम जिसमें वो कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, एब्सेंट है, बिना कंस्ट्रक्शन के है, बिना सेंट्रोमियर के है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स को एसेंट्रिक बोलते हैं। दूसरे हैं मोनोसेंट्रिक। मोनो आपको पता है वर्ड 1 के लिए यूज़ किया जाता है, तो मतलब जिसमें एक ही सेंट्रोमियर प्रेज़ेंट होगा, तो उनको हम बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। और डाइसेंट्रिक जिनमें 2 सेंट्रोमियर्स होंगे, और पॉलीसेंट्रिक जिसमें बहुत सारे सेंट्रोमियर जो हैं थ्रू आउट द लेंथ डिफ्यूज़्ड होंगे। इसके एग्ज़ाम्पल आ जाएँगे आपके इंसेक्ट्स और स्पाइरोगाइरा। अब एक सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे भी हमारे पास में क्या है, क्रोमोसोम्स अलग-अलग तरह के हैं। ये तो हमने सेंट्रोमियर के नंबर के हिसाब से बताए कि 1 है, 2 है या है ही नहीं, कि उस हिसाब से हमने बता दिया कि कितने तरह के क्रोमोसोम हैं। अब कि ये जो सेंट्रोमियर है इनकी पोजीशन क्या है, उसके बेस पे भी हमारे पास अलग-अलग तरह के क्रोमोसोम्स हैं। जैसा सबसे पहला है हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है आपका, देखेंगे अगर आप डायग्राम में, तो वो कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में प्रेज़ेंट है। सेंटर में प्रेज़ेंट होने की वजह से आपको किस शेप का दिख रहा है, जब ये बेंड होगा, जब आपकी एनाफ़ेज़ के दौरान में स्प्लिटिंग होगी इन सेंट्रोमियर्स की या क्रोमैटिड्स की, सॉरी, और ये अलग-अलग पोल्स पे चले जाएँगे, तो वहाँ पे जब ये स्प्लिट होएँगे ना, तो ये इस तरह की कुछ शेप की फॉर्म में स्प्लिट हो जाएँगे, ठीक है? वो हम माइटोसिस, मेयोसिस में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होएगा। अभी आप ये देख लो कि अगर सेंटर में आपका सेंट्रोमियर प्रेज़ेंट है, तो ये आपको वी शेप अपीयरेंस जो है वो देता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है ये, ठीक है? मेटासेंट्रिक, ये इन एक्रोसेंट्रिक क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट होता है सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या है, देखो कि सेंट्रोमियर एग्ज़ैक्टली सेंटर में तो है नहीं, लेकिन सेंटर के थोड़ा-सा नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नियर द सेंटर ही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब एक चीज़ सेंटर में नहीं है, तो एक साइड की आर्म थोड़ी-सी उससे कंपैरेटिवली लंबी हो जाएगी और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, थोड़ी-सी छोटी हो जाएगी। और ये जब स्प्लिटिंग होती है, एनाफेज़िक मूवमेंट होती है, उस दौरान इनकी जो शेप होती है, वो कैसी होती है, एल शेप होती है। फिर आ जाती हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम पे। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो सब टर्मिनल पोज़ीशन पे चला जाता है, मतलब बिल्कुल एंड लिप से थोड़ा-सा नीचे जैसे प्रेज़ेंट होता है, जिसकी वज़ह से एक आर्म जो है बहुत ही छोटी हो जाती है और एक आर्म जो है वो बहुत ही लंबी हो जाती है। ठीक है? और ये आपका जो है वो जे शेप अपीयरेंस देते हैं। इसमें आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो ऊपर वाला अगर मैं पूरा कंप्लीट वाला डायग्राम देखूँ ना, तो ये एक कहीं न कहीं आपको जे शेप की अपीयरेंस देता है। ठीक है? फिर उसके बाद है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जहाँ पे कि सेंट्रोमियर आपका बिल्कुल टर्मिनल पोज़ीशन पे है, बिल्कुल टिप पे प्रेज़ेंट है, एंड पे प्रेज़ेंट है क्रोमोसोम के, ठीक है? तो उनको हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है ना, ये आपके ह्यूमन्स में तो एक भी नहीं है। एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये तो आपके ह्यूमन का कोई ना कोई क्रोमोसोम फिर भी होगा ही होगा, लेकिन ह्यूमन्स के केस में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम तो होते ही नहीं है। ठीक है जी? आई होप यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको अब एक क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊँगी पूरा का पूरा, ठीक है? जैसे ये था ना, ये आपका एक मैं बना के कर देती हूँ, ये एक क्रोमोसोम पूरा, तो वो मैंने आपका जो है ये पूरा का पूरा ड्रॉ किया है, ठीक है? तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखो, एक आपको टीलोमेयर दिख रहा है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं 2, एक 1 दिख रही है, एक 2 दिख रही है, फिर क्रोमोनिमा दिख रहा है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिख रही है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, सैटेलाइट दिख रहा है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है? एक-एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो देखो, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, एक नैरो सा एरिया है। अभी मैंने आपको बताया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है? नैरो सा एरिया है जहाँ 2 क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक-दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं। इन सेंट्रोमियर के अराउंड, मतलब जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है ना, इसके अराउंड यहाँ पर एक डिस्क शेप जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, तो यहाँ पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। ये जो काइनेटोकोर होता है, जब स्प्लिटिंग होती है उस दौरान इस पर्टिकुलर काइनेटोकोर पे आके आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किसमें हेल्पफुल होते हैं, जब आपकी स्प्लिटिंग हो जाती है ना क्रोमोसोम की डिवीजन के दौरान, तो ये काइनेटोकोर उनको जगह प्रोवाइड करता है। जब वो माइक्रोट्यूब्यूल आके वहाँ पे अटैच होंगे ना, और वो उनको अपने एक-एक एंड पे खींच के लेके जाएंगी। ठीक है? माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, आप ऐसे मान लो रस्सी जैसी हैं, जो आके की इस काइनेटोकोर के पे एक हुक का काम कर रही है, जहाँ पे ये अपने आप को ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच करती हैं और फिर दोनों अपोजिट पोल्स पे एक-एक सेट को लेके चली जाती हैं, ठीक है? वो होते हैं आपके काइनेटोकोर। ये भी आपके सेंट्रोमियर के ही अराउंड एक डिस्क प्रेजेंट होती है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, क्लियर? अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये क्रोमोसोमल फाइबर्स बनाती हैं, जो कि क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं एनाफेज़ के दौरान। जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अ, सिंपल मैं अगर बताऊँ तो, जैसे आपके पहले क्या होता है कि ये जो सेंटर में क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से प्रेज़ेंट होते हैं। ये आपका एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ठीक है? तो यहाँ से जो माइक्रो फाइबर्स है ना, वो इन सेंट्रोमियर्स पे अटैच करते हैं। जैसे एक ये है, ठीक है? एक इसके साथ में भी 2 अटैच होंगे। तो ये जो थ्रेड्स हैं, जो इसके सेंट्रोमियर के साथ एक्चुअल में ये इसके क्रोमैटोकोर के काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है, ठीक है? तो जब स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, देखो, एक एंड ये रहा आपका सेंट्रियोल्स का, एक सेंट्रियोल का पेयर ये रहा, सेंट्रियोल ये रहा, ठीक है? ये इस तरह से मान लो जब इसने स्प्लिटिंग करी,
तो ये इस तरह से क्रोमोसोम्स को स्प्लिट करके लेके चला जाएगा। ये थोड़ा-सा मेरे से गड़बड़ हो गया, पर आपने ऐसे समझ लिया। तो ये फिर इनको एक ये वाला सेट इधर चला जाएगा, ये वाला सेट इधर चला जाएगा। तो इस तरह से एनाफ़ेज़ में ये मूवमेंट होती है। तो उस मूवमेंट के लिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इस काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, जिससे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिड्स होते हैं, उनको दूसरे पोल पे ले जाने के लिए ये एक तरह से पाथ फॉलो करवाते हैं इनको, ठीक है? फिर बात करते हैं जी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है? चलो पहले डायग्राम दिखा दूँ मैं आपको, फिर आपको मैं आगे पढ़ाती हूँ। यहाँ पे दिख रही है आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन? सो ये है आपकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये आप ऐसा मान के चलो कि ये सेंट्रोमियर है, ये इस तरह से, ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है। तो इसके ऊपर वाली ये पी पी आर्म है और इसके नीचे वाली क्यू आर्म है। ठीक है जी? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिख रही है आपको कहाँ पे है? चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर का काम करती है। इसका मेन काम जो है वो आरडीएनए प्रेजेंट होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होता है और ये जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स होते हैं, ये न्यूक्लियाई बनाते हैं इंटरफेज के दौरान, ठीक है? ये जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, ऐसे क्रोमोसोम्स जो इनको बेयर करते हैं, उनको हम न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोला हमने देखो कि ये जो है वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ये आरडीएनए पोजेस करते हैं। जो ये न्यूक्लियोलर रीजन ऑर्गेनाइजर रीजन है, ये न्यूक्लियाई बनाता है इंटरफेस के दौरान पे और ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन या मैं कहूँ नॉर प्रेजेंट होता है, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो ये न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स की साइट होती है और जो नंबर होता है, वो क्या होता है, किसी भी गिवन स्पीशीज़ के लिए कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम इनको एज़ अ जेनेटिक मार्कर भी यूज़ करते हैं। जेनेटिक मार्कर जब आप बायोटेक पढ़ेंगे ना, तब आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, हर एक स्पीशीज़ का नॉर रीजन जो है उसका नंबर, उसकी साइट स्टेबल है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो इसलिए हम इनको एज़ अ मार्कर भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के पास में नॉर कौन-कौन से क्रोमोसोम्स पे प्रेज़ेंट है, मतलब 23 पेयर्स हमारे पास क्रोमोसोम के हैं, ठीक है? उनमें से किस-किस क्रोमोसोम के ऊपर जो है आपके, ये आपके नॉर जो है रीजन प्रेज़ेंट है, वो है आपका 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है? इनमें जो है वो आपके नॉर रीजन्स प्रेज़ेंट हैं। अब जो ऐसे क्रोमोसोम्स हैं ना जिनमें नॉर रीजन है, उनमें सैटेलाइट तो होगी ही होगी। मतलब नॉर रीजन का जो डिस्टल पोर्शन होता है ना, वहाँ पे सैटेलाइट प्रेज़ेंट होती है, सैटेलाइट रीजन प्रेज़ेंट होता है। तो इसीलिए ऐसे क्रोमोसोम्स अगर जिनमें नॉर रीजन है ना, तो उनमें सैटेलाइट भी होगी ही होगी। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, अब देखो 2 कंस्ट्रक्शन है, एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दूसरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और कौन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है? तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ करती है, वो है ये कि जब एनाफेज़िक मूवमेंट होती है, तो जो बेंडिंग होती है क्रोमोसोम की, वो हमेशा सिर्फ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से ही पॉसिबल है। मतलब जो भी बेंडिंग वगैरह है ना, वो हमेशा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से ही क्रोमोसोम कर सकता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से कोई बेंडिंग नहीं होती है। तो ये एक इनके बीच का एक डिस्टिंक्शन है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को एक दूसरे से अलग करते हैं। क्लियर? फिर बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ है, चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपका ये रहा नीचे वाला रीजन। देखो, मैंने एक चीज़ बोली ना कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे देखो सैटेलाइट, ये है सैटेलाइट आपकी एक, इसके डिस्टल एंड पे। ये अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, तो इसके नीचे डिस्टल वाली साइड पे क्या प्रेज़ेंट है? सैटेलाइट प्रेज़ेंट है। ठीक है? नॉब लाइक स्ट्रक्चर। तो चलिए सैटेलाइट जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको दोनों ही बता दी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बता दिया और सैटेलाइट भी बता दी। हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 की। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 देखो, पी वाली साइड है, जो पी आर्म है आपकी उस तरफ को है और ये रही आपकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक बैंड जैसा बड़ा हुआ, ठीक है? ये है आपकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, अगेन ये भी किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब अगर जो भी क्रोमोसोम है ना किसी का, वो उसके लिए सेकेंडरी क्रोमोसोम की कंस्ट्रक्शन की ग्रुप जो 2 है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो भी चेंज नहीं होती है। ये लॉन्ग आर्म जो है आपकी पी वाली, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और कौन-कौन से क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है, 1, 10, 13 और 16 प्लस वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन्स। इनमें जो है आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 देखने को मिलती है। फिर मैंने अभी आपको सैटेलाइट दिखाया, तो सैटेलाइट भी जो है, जो आपका नॉर है, मतलब कि जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र रीजन है, उसका जो डिस्टल पार्ट है, वहाँ पर आपकी क्या प्रेज़ेंट है, ये सैटेलाइट जो है वो प्रेज़ेंट है। सैटेलाइट को ट्रिडेंट भी बोलते हैं, ठीक है? ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सैटेलाइट प्रेज़ेंट होती है, उनको हम क्या कहते हैं? सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। सैट क्रोमोसोम से आप ये मत समझो कि जो सैट वर्ड है वो सैटेलाइट बता रहा है कि सैटेलाइट से लिया हुआ है, सैट इसलिए सैट बोलते हैं इसको। सैट जो है, इसकी स्टेनिंग एबिलिटी की वजह से इसका नाम पड़ा है। तो सैट की फुल फॉर्म होती है साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको।
ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो जो सैटेलाइट होती है, वहाँ पर डीएनए कंटेंट ना बहुत कम होता है। सैटेलाइट नहीं, नॉर रीजन जो होता है, ठीक है? नॉर रीजन जो होता है, वहाँ पे डीएनए कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। इसीलिए जब हम उसकी फ्यूजन डाई के साथ स्टेनिंग करते हैं, तो वो बहुत पुअर स्टेनिंग वहाँ पे हमें देता है। दैट्स व्हाई हमने इसका नाम क्या रख दिया? सैट, साइनो एसिडोथाइमोन्यूक्लिनिको। इसका मतलब है जो कि इनमें जो डीएनए कंटेंट काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से ये फ्यूजन डाई के साथ डार्क स्टेनिंग नहीं दे पा रहा। ये रही आपकी सैट की फुल फॉर्म, देख लीजिए। तो क्रोमोनिमा देख लेते हैं। तो क्रोमोनिमा आपको जनरली अर्ली प्रोफ़ेज़ के दौरान देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या है वो, कॉइल्ड सा जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे मान लो धागे उलझे पड़े हैं एक-दूसरे के साथ में, तो वैसा ही है। तो वैसा जो अब हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे थे, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में देखो अंदर आपको ऐसे कॉइल्ड कॉइल्ड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो ये सारी क्या है? क्रोमोनिमा है। टेलोमेयर भी देख लो, देखो टिप पे जो स्ट्रक्चर है इसको टेलोमेयर बोलते हैं। तो चलिए क्रोमोनिमा देख लेते हैं, क्रोमोनिमा क्या है? क्रोमोनिमा कॉइल्ड फिलामेंट्स हैं, जो कि क्रोमोसोम का बल्क बनाते हैं। जो क्रोमैटोनिमा है, वो एक प्लूरल में हम यूज़ करते हैं, सिंगल सिंगल में हम क्रोमोनिमा बोलते हैं। जब हम पूरे एक साथ सारे क्रोमोनिमा की बात करें, तो हम उसको क्रोमैटोनिमा बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपके जीन्स प्रेज़ेंट होते हैं। इन्हीं के फर्दर कंडेंसेशन जो है, वो आपकी क्रोमोसोम बनाती है। इनमें सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए ड्यूप्लेक्स प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर तो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया, जो टर्मिनल एंड होता है किसी भी क्रोमोसोम का, उसको टीलोमेयर बोलते हैं। स्पेशल राउंडेड एरिया होता है क्रोमोसोम का और एक्ट एज अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करता है। ये क्रोमोसोम्स को जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, लेकिन ये एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम के साथ कभी भी इस पर्टिकुलर पोर्शन से अटैच नहीं होने देता है। कभी इन केस बाई चांस कभी क्रोमोसोम अगर टूट जाता है, तो वो क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ किसी भी रीजन के साथ जो है वो अटैच हो सकता है, लेकिन वो कभी भी टीलोमेयर वाले पोर्शन से अटैच नहीं करता, फ्यूज़ नहीं करता है। ठीक है? जो टेलोमेयर होता है, वो डीएनए को डिग्रेड करने से, कट करने से भी प्रिवेंट करता है। जब आप न्यूक्लियसेज़ के साथ उनको ट्रीट करते हो, क्रोमोसोम्स को, तो वो आपका टेलोमेयर रीजन जो है, वो उसको पर्टिकुलर उस जगह से कट होने से या डिग्रेड होने से भी बचाता है। एक्सोन्यूक्लियसेज़ आपको पता है ना क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सीज़र्स होते हैं, जो इनको काटने के यूज़ आते हैं। अब इसके अलावा थोड़ी-सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। कुछ अलग तरह के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं अलग-अलग तरह के। एक होते हैं आपके लैम्प्रश क्रोमोसोम्स, दूसरे होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स या फिर जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो चलिए लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, जिनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो डायग्राम आपको दिख रहा है किस तरह का है, ये ऐसे लूप्स-लूप्स बनी है, क्रोमोमेयर्स बीच में प्रेज़ेंट है, क्रोमैटिन की लंबी सी एक रो है। तो देख लेते हैं क्या है। ये आपको पाए जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के प्राइमरी साइड के न्यूक्लियाई में, ये देखने को मिलते हैं आपको। ये 800 टू 1000 माइक्रोमीटर लॉन्ग माइक्रो लॉन्ग होते हैं। मैक्सिमम लेंथ जो है क्रोमोसोम की, वो यूरोडिल एम्फीबियन में देखने को मिली है, जो कि 1 एमएम है। इनको सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा था और इनको डिस्क्राइब रकट ने किया था। लैम्प ब्रश जो क्रोमोसोम्स हैं, वो आपके पेयर में प्रेजेंट है, तभी तो ये आपको एक ब्रश लाइक अपीयरेंस देंगे। ठीक है? जो ये पेयर होता है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ काइज़मेटा में जॉइन करते हैं। काइज़मेटा जब हम मियोसिस पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे जब क्रॉसिंग ओवर होती है ना, तो उस दौरान पे ये एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ क्या करता है? अपना जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज करता है। उस स्टेज को बोलते हैं काइज़मेटा स्टेज, ठीक है? तो उस दौरान पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? जॉइन करते हैं। अब आप देखोगे तो एक क्रोमोसोम में क्या है? डबल मेन एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है? 2 इलॉन्गेटेड क्रोमैटिड्स हैं। देखते हैं डायग्राम में, दिख रहा है? 2 क्या हैं आपको क्रोमैटिड्स, देखो नाम मैंने लिखे हैं, आप देखते रहना। 2 इलॉन्गेटेड क्या हैं? क्रोमैटिड्स हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है, ठीक है? दोनों क्रोमैटिड्स के बीच में बहुत सारे क्रोमोमेयर्स प्रेज़ेंट हैं। ये क्रोमोमेयर जो हैं बीच-बीच में क्या कर रहे हैं? लेटरल प्रोजेक्शंस या लूप्स बना रहे हैं साइड में। ये लूप्स ही इसको जो है वो लैंप ब्रश लाइक अपीयरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। इस तरह के क्रोमोसोम्स जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स हैं आपको, वो आपको मियोसिस ऐसे सेल्स में मिलेंगे जो कि मियोटिक होंगे, और मोस्टली मियोटिक सेल्स आपके जो गैमेटिक सेल्स होते हैं या जर्म लाइन क्रोमोसोम्स होते हैं, वही होते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका जी लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। फिर आते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को हम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी बोलते हैं। इनको ईजी बेल्बियानी ने सबसे पहले डिस्कवर करा था 1881 में। ये आपको इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में देखने को मिलेंगे। जैसे कि जितने भी ऑर्डर डायप्टेरा वाले इंसेक्ट्स हैं, इनके सलाइवरी ग्लैंड में आपको जो है ये देखने को मिलते हैं। ये बहुत बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, अप टू आपके 2000 माइक्रो से 2 नैनोमीटर तक की इनका साइज़ हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड में ही देखने को मिले। ये आपको इंसेक्ट के अदर ऑर्गन्स में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स है, सेल्स जो हैं उनके, जैसे एक्सक्रीशन में यूज़ होते हैं वो, वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। फैट बॉडीज़, गट का एपिथेलियम हो गया, एम्ब्रियो सैक के जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं वहाँ पे हो गया, जो एंडोस्पर्म के सेल्स होते हैं वहाँ पे हो गया। इनमें भी आपको जो है ये आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाते हैं। अब इनके रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के बेसिस पे, मतलब कि जब हम इनको बेसिक डाइज़ के साथ
ट्रीट करेंगे ना, तो ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं, इनमें डिस्टिंक्ट पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ रीजन जो है इनका वो कुछ अलग से रिएक्ट करेगा उन बेसिक डाइज़ के साथ, कुछ रीजन जो है वो अलग से डाइ इन बेसिक डाइज़ के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो हमें ना एक बिल्कुल ऐसे डार्क लाइट बैंड्स की फॉर्म में एक पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो डार्क बैंड आएँगे ना, उसका मतलब है कि वहाँ पे स्टेनिंग जो है बहुत अच्छे से हुई है और स्टेनिंग तभी होती है जब वहाँ पे डीएनए कंटेंट क्या है, रिच है। तो जितने भी डार्कली स्टेन्ड रीजन है, मतलब वहाँ पे डीएनए क्या है, काफ़ी रिच है, जब हमने उसको फ्यूजन डाई के साथ में क्या किया, स्टेन किया। और जो बैंड्स आपके लाइट शेड के हैं, मतलब कि ऐसे रीजन्स जहाँ पे डीएनए कंटेंट क्या है, थोड़ा कम है, तो वो लाइटली स्टेन्ड हुए हैं। इन बैंड्स को, ये जो बैंड्स बनते हैं ना, इन्हीं बैंड्स को हम क्रोमोमेर्स का नाम देते हैं, ठीक है? और ये जो डीएनए के फाइबर्स होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, सुपर कॉइल्ड होते हैं। और साथ में जब हम इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस देखते हैं ना, तो कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो ये स्ट्रक्चर होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम का, ये मॉडिफाई हो जाता है कुछ रीजन से। मतलब कि ये जो बैंड्स होते हैं ना, ये इनमें फर्दर एनलार्जमेंट और एक्सटेंशन देखने को मिल जाती है, जिससे कि लेटरल लूप्स बन जाती हैं। इन्हीं लेटरल लूप्स को हम क्रोमोसोमल पफ्स बोलते हैं या फिर बेल्बियानी पफ्स भी बोलते हैं। ये जो पफ्स होते हैं ना, जब ये साइज में और बड़े हो जाते हैं, तब इनको हम बेल्बियानी रिंग्स बोलते हैं। अगर आपको पता होगा, बेल्बियानी रिंग्स के ऊपर भी बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेल्बियानी रिंग्स जो है, इन्हीं जो लूप्स है ना, इन्हीं की फर्दर एक्सटेंशन और एनलार्जमेंट की वजह से बनते हैं और ये एमआरएनए की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें 2 तरह की प्रोटीन्स भी प्रेज़ेंट होती हैं। एक होती है हिस्टोन्स, दूसरी होती है नॉन हिस्टोन्स। अब ये जो हिस्टोन्स होती हैं, ये लो मॉलिक्यूलर वेट की होती हैं, जबकि जो नॉन हिस्टोन्स होती हैं, वो हाई मॉलिक्यूलर वेट की होती हैं। मैं इसे आपको अल्टरनेट में बताती हूँ साथ-साथ में, ताकि आपको कंपैरिज़न के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हिस्टोन कैसी होती हैं? लो मॉलिक्यूलर वेट होती हैं और जो नॉन हिस्टोन्स होती हैं, वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होती हैं। हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, नॉन हिस्टोन्स एसिडिक प्रोटीन्स होती हैं। जो हिस्टोन्स होती हैं, क्योंकि वो बेसिक प्रोटीन्स हैं और आपको पता है प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो ये जो हिस्टोन्स है ना, इनमें कौन-कौन से अमाइनो एसिड जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा रिच हैं। तो क्योंकि बेसिक है, तो बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे, जैसे लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया। ये प्रोटीन्स कैसी होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं, क्योंकि आपको पता है हिस्टोन्स जो है वो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्पफुल होता है, डीएनए को पैक करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर मैं बताऊँ कि जैसे आपके ईयरफ़ोन्स होते हैं ना, तो या ईयरफ़ोन्स को छोड़ो, चलो आपके जो ऊन का धागा होता है, ठीक है? वो अगर हम उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे, पूरा खोल के, तो वो सारा कैसा हो जाएगा? इंटरमिंगल हो जाएगा और वो इतना लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ऐसे रोल-रोल करके क्या करते हैं, राउंड रैप करते हैं, तो बॉल शेप बन जाएगा, कॉम्पैक्ट होगा, ईज़िली कैरिएबल होगा, ठीक है? तो डीएनए का भी सेम ऐसे ही है। डीएनए बहुत लंबे-लंबे क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, तो उनको पैक करना पड़ता है हमें, ताकि इतनी बड़ी क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हो जाएँ। तो उसके लिए हिस्टोन्स वहाँ पे यूज़फुल होती हैं। हिस्टोन एक बेस प्रोवाइड करती है, जिसके अराउंड जो डीएनए है वो रोटेट करता है या कॉइल करता है। अब क्योंकि डीएनए आपको पता है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो हिस्टोन्स को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिवली चार्ज होना पड़ेगा ना, तभी तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, बाइंड करेगा डीएनए उसके साथ में। अगर दोनों ही पॉजिटिव-पॉजिटिव या फिर नेगेटिव-नेगेटिव हो जाएँगे, तो वो एक-दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो हिस्टोन्स कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि डीएनए हमारा नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई। ठीक है जी, यही है सब कुछ। अब हिस्टोन्स मोस्टली सारे सेल्स में पाई जाती है, एक्सेप्ट कुछ स्पर्म की स्पीशीज़ में। उनके केसेज़ में हिस्टोन्स की जगह पे प्रोटामीन्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि डीएनए की पैकेजिंग में हेल्पफुल होते हैं। नॉन हिस्टोन की बात करें तो अगेन हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, एसिडिक प्रोटीन होती हैं और कौन से अमीनो एसिड्स रिच होते हैं इसमें? टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन होता है। ये क्रोमैटिन की हायर लेवल पे पैकेजिंग में यूज़ होती हैं। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, ये फर्दर 3 तरह की होती हैं, स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक, रेगुलेटरी। जो स्ट्रक्चरल होती है, इनको हम स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कोर ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। फिर एंजाइमेटिक होती हैं, ये एंजाइम्स का एक्ट का की तरह काम करती हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज़, आरएनए पॉलीमरेज़, फॉस्फेटेज़। फिर रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है, जैसे एचएमजी है आपका हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन। ये आपके हिस्टोन्स के साथ एसोसिएट करता है और जीन एक्सप्रेशन को अलाउ करता है एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की कि फंक्शंस क्या हैं क्रोमोसोम्स के। तो क्रोमोसोम्स जो होता है आपके जितनी भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको कंटेन करता है। प्लस ये आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन की क्या करता है, सिंथेसिस करता है और आपको पता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपकी सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए कितनी ज़रूरी होते हैं। इसके साथ-साथ ये सेलुलर डिफरेंशिएशन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है कि जैसे-जैसे डिफरेंशिएशन होती है ना सेल्स की, कि कौन-सा सेल क्या बनेगा, तो उसके लिए भी आपके क्रोमोसोम्स जो है वो, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो वही कैरी करके रख रहे हैं उस सेल की, सारे सेल्स की, तो वो उसमें भी हेल्प करते हैं। प्लस कार्बन कॉपीज़ बनाना क्रोमोसोम्स की, ताकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा सके, तभी तो बच्चे अपने पेरेंट्स के या फिर अपने फ़ोरफ़ादर्स के साथ रिज़ेम्बल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, एक जो हमारी मॉर्फ़ोलॉजी है सेम, जो हम दिखते हैं अपने माँ-बाप की तरह, कोई भी ट्रेट्स हैं, कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है? तो वो कैसे हम तक पहुँच रहा है, वो इन्हीं क्रोमोसोम्स के थ्रू हमारे तक पहुँच रहा है। फिर बोलता है जो सेट क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होते हैं, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं, जो कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम है, वो इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करता है। और
इन्हीं क्रोमोसोम्स में जब क्रॉसिंग ओवर होती है, म्यूटेशंस होती है, तो वेरिएशंस आती हैं और आपको पता है वेरिएशंस भी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्रोमोसोम्स। काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये। वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई होगी, बट मैंने इसमें आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सारी इसमें इंक्लूड कर दी हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या किसी को पर्सनली कोई कुछ मुझसे पूछना है, या जो आप तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आपको मेरी बायो में मिल जाएगा जाके, तो आप उस पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी के पास कोई सजेशन है, किसी के पास कोई गाइडेंस है मेरे लिए कि अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड में थोड़ा-सा कुछ चेंज लाना है या कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।